करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। यानी ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं, देखिए सबसे पहले जो अगर हम PYQ सॉल्व करते हैं हमें क्या होता है कि हमें पहली बात पता चलता है कि क्वेश्चन कहते हैं हमारी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पता चलता है। अगर आप सोच रहे हो कि इसका क्या फायदा है, तो बहुत फायदे हैं आपके MCQ प्लस PYQ को सॉल्व करने के। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो। PYQ रिवीजन 2022 क्वेश्चन नंबर 1, इसको चलो अभी हम बाद में कराते हैं DI में। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन नंबर 5 हालांकि DI के थे, तो यहाँ 6 क्वेश्चन नंबर, स्वयं प्रभा गुच्छ में कितने चैनल हैं? स्टार्ट करिए, सब लोग क्वेश्चन पे फोकस करिए और आंसर करिए। रंजीत, अर्चना, राजेश, कोमल, शांति, आकाश, आंसर करो इस क्वेश्चन का। खुशबू, पिंकी, क्वेश्चन नंबर 1, सुमन, हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन द स्वयं प्रभा बुकेट? और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? सैटेलाइट कौन सी यूज की जाती है इसके लिए? सैटेलाइट कौन सी यूज की जाती है, कौन बताएगा? कोई बात नहीं, जो चीज नहीं पता है उसको सीखो, उसको समझो। गुड इवनिंग मधु। और वीडियो को स्टार्ट करते हुए सब लोग वीडियो को लाइक भी कर दो। 30 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करने की। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 34। याद रखिए पहले कितने थे? 32 चैनल थे, अब कितने हैं? 34 हैं। स्वयं प्रभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा संख्या शैक्षिक चैनलों का एक समूह है। इसमें 24x7 आधारित उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम के 34 चैनल्स हैं। कितने चैनल हैं? 34। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देश में सभी शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं सुमन, बहुत बढ़िया, तुम कैसी हो? जामना, मधु। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। 5 क्वेश्चन DI के हैं जो हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। अभी थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। अच्छा चलो मैं ट्राई करती हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है मैं इंग्लिश में भी करवाऊंगी एक्सप्लेनेशन को। Which among the following is an incorrect action verb for comprehension level? क्वेश्चन नंबर 7, तीस सेकेंड में आंसर करना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। पूजा, अभी यहां पर बेटा 2 क्वेश्चन हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, यानी 2 क्वेश्चन हुए। DI अभी हमने स्किप की है, ठीक है, अभी उसको भी हम लास्ट में करवाएंगे। यहां जान लो इसका सही आंसर अपलॉड यानी कि प्रशंसा होगा। परिज्ञान स्तर के लिए कौन सी गलत कार्यात्मक प्रक्रिया है? और वो है प्रशंसा। एक्सप्लेनेशन देखिए, परिज्ञान स्तर जिसे कि हम कॉम्प्रिहेंशन लेवल कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज कार्यात्मक है? एक्शन वर्ब कौन कौन सा है? परिवर्तन, जिसका मतलब होता है भेद करना यानी डिफरेंस। चेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस करना। विस्तार, एक्सटेंड करना, क्या होगा? दृष्टांत यानी भावानुवाद। बचाव यानी रक्षा, क्या संबंधित है? आकलन। सामान्यीकरण किसके लिए? जनरलाइजेशन, भविष्यवाणी के लिए। भेदभाव क्या होगा? व्याख्या। अनुमान और संक्षेपीकरण, ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पूछी जा सकती है। निशा गुड इवनिंग। हाँ, ये 2 बजे वाली क्लास है। 2 बजे थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे इस समय कंडक्ट करानी पड़ी।
सुधीर गुड इवनिंग बेटा। मैं ट्राई करती हूँ बेटा, सुमन ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिले। अभी मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने अभी करवाया, ठीक है। ट्राई करूंगी कि इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को मिल जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पढ़ो जरा जल्दी से। रोहित रिंकी गुड इवनिंग। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। विशेषकर आरंभिक प्राथमिक ग्रेडों के आगे अधिगम का कक्षा आकलन अधिकांश अनन्य रूप से कागज और कलम परीक्षा पर आधारित होता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से मापने के स्थान पर संकेत करता है कि बच्चों ने क्या सीखा। और प्रामाणिक परीक्षा में शिक्षार्थियों से अपने कौशल और व्यवहार को उस प्रकार प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा जाता जैसा वे कक्षा के बाहर की वास्तविक दुनिया में करेंगे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्टेटमेंट 2 गलत है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये पीडीएफ में दे दूंगी आप लोगों को, तो थोड़ा एक बार पढ़ लेना। कथन 1 सही है। इसमें क्या कहा? बच्चों के मूल्यांकन की एक विधि को दर्शाया जिसमें आरंभिक प्राथमिक ग्रेडों के आगे अधिगम यानी लर्निंग का कक्षागत आकलन एवेल्युएशन कागज और कलम परीक्षा पर आधारित होता है। कब? स्टार्टिंग की क्लासेस में। कथन 2 गलत है क्योंकि प्रामाणिक परीक्षा में वास्तविकता पर आधारित कौशल और व्यवहार का प्रदर्शन कराकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इतने बड़े स्टेटमेंट का ये है आपका एक्सप्लेनेशन। हिंदी वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है, आराम से कर सकते हो, बट ट्राई करती हूँ कि इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। जरूरी नहीं है कि सेम हो, जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। Direct instruction strategies are dispensable for achieving content mastery and over learning fact, rule and action sequences. Identify the correct sequence for the direct instructional sequence for learning mastery. First option is monitor and diagnose process, teach, reteach, provide feedback, present new content or practice. Choose the correct answer from this option. Option A, B, C, D. क्वेश्चन नंबर 9 और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी सबसे पहले सीक्वेंस में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 मॉनिटर एंड डायग्नोस प्रोग्रेस, प्रेजेंट न्यू कंटेंट, प्रैक्टिस, प्रोवाइड फीडबैक एंड देन रीटीच और टीच। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन को आप लोग आराम से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर करें 30 सेकेंड्स में। संतोष आंसर करो, कमेंट योर आंसर इन 30 सेकेंड्स। रीड दिस मैचिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, कंट्राविजमिज्म, अल्बर्ट बंडूरा, इवान पावलोव, लेवेट्स्की और बीएफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 10, किसके कॉन्सेप्ट हैं? अशोका प्लीज इंक्रीज वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को इनहेंस कर लो। 360 या 480 पे करके देखो प्रॉपर आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी देखो इसको सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिकल कंडीशनिंग
ऑप्शन नंबर 2 इवान पावलोव की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर, ये सीटेट में पूछे जाते हैं जनरली, ये वाले क्वेश्चन सीटेट के हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंटूरा। और कंट्रविक्शनिज्म ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वायोत्स्की। ऑप्शन नंबर यहां पे सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर एक बार इसको सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गुड इवनिंग शिखा, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू विच एक्सप्लेन हाउ क्लोजली द वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच वन ऑफ द फैक्टर डिस्कवर्ड आर नोन एज। उन मूल्यों को किस रूप में जाना जाता है जो यह स्पष्ट करते हैं कि चर खोजे गए हैं प्रत्येक कारक से कितनी निकटता से संबंधित है। एमसीए वाले स्टूडेंट सीटेट दे सकते हैं, उसके लिए बेटा बीएड होना जरूरी है आई थिंक। मुझे एमसीए का कंफर्म नहीं है बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चन कब का क्वेश्चन पेपर है, लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन पेपर है 24 दिसंबर 2021, शिफ्ट 1 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में पेपर 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डेलिबरेटिंग सैंपलिंग। क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फैक्टर्स लोडिंग। इसका सही आंसर होगा फैक्टर्स लोडिंग। फैक्टर्स लोडिंग होता क्या है, कारक निदान। उन मूल्यों को कारक निदान के रूप में जाना जाता है जो स्पष्ट करते हैं कि चर खोजे गए प्रत्येक कारक से कितनी निकटता से संबंधित है। कारक यानी फैक्टर्स निदान मूल रूप से चर और कारक के लिए सहसंबंध गुणांक है। कारक निदान उस विशेष कारक पर चर द्वारा बताया गया विचरण यानी कोफिशिएंट को दिखाता है। यहां सही आंसर फैक्टर्स लोडिंग। क्वेश्चन नंबर 12, 30 सेकेंड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। 24 दिसंबर का ये क्वेश्चन पेपर, 24 नवंबर वाला। चलो राजेश, निशा, रीता, माधुरी, आंसर करो इस क्वेश्चन का। The process which involve the construction of an artificial environment within which relevant information and data can be generated is called as। ऐसे कृत्रिम परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके भीतर संगत सूचना और आंकड़ों की उत्पत्ति की जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, शिल्पी, सुधा, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करो बेटा। अब क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपसे नेक्स्ट टाइम यहीं से पूछा जाए। सही आंसर है सिमुलेशन अप्रोच। हो सकता है ये आपका नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सपेरिमेंटल और सिमुलेशन अप्रोच में क्या डिफरेंस है, या फिर एक्सपेरिमेंटल और क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या डिफरेंस है, इन्फ्रेंशियल और एक्सपेरिमेंट अप्रोच क्या होती है। क्वेश्चन सेम होगा लेकिन उसका पैटर्न बदला होगा, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना जरूरी है जो लेटेस्ट हो, क्योंकि इससे मिलता जुलता आपको नेक्स्ट टाइम फिर मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से हो, क्वालिटेटिव से हो, या इन्फ्रेंशियल से हो। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी।
अनुरूपता उपागम क्या है? ऐसे कृत्रिम परिवेश की रचना करने की प्रक्रिया जिसके भीतर संगत सूचना और आंकड़ों की उत्पत्ति की जाती है। यह नियंत्रित परिस्थितियों में एक प्रणाली के गतिशील व्यवहार के अवलोकन की अनुमति देता है और इस उपागम से, किस उपागम से? अनुरूपता उपागम से कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है। इन्फ्रेंशियल, एक्सपेरिमेंटल, सिमुलेशन, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। सर्च करो, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि इनके बारे में हमें जानना चाहिए, तो उसको सर्च करो कि ये चीज क्या होती है, इन्फ्रेंशियल क्या होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है। गूगल पे सर्च मार लो, सब मिल जाएगा। सुधीर दिख नहीं रहा अभी? वीडियो की क्वालिटी बेटा बढ़ा लो जरा सा, क्योंकि मेरी तरफ से फुल ऑन है। Only phenomena and hence knowledge confirmed by the senses cannot genuinely be warranted as knowledge. इंद्रियों के द्वारा पुष्टि की गई बड़ी घटनाओं और अथाह ज्ञान को प्रमाणित रूप से अभीष्ट ज्ञान नहीं कहा जा सकता। अगर हम अपने सेंसेस के थ्रू कोई चीज करते हैं तो क्या वो वेरीफाई नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यानी यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? होता है कि नहीं होता है? इंद्रियों के द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं और अतः ज्ञान को प्रमाणित रूप से अभीष्ट ज्ञान नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। यानी यहां पर ये ऑप्शन गलत है। कहा जा सकता है। सेंसेस जो हमारे डायरेक्ट सेंसेस हैं, उससे जो हम नॉलेज निकालते हैं, उसको नेचुरल सी बातें कहा जा सकता है। विज्ञान को अनिवार्यता मूल्य मुक्त तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। यानी साइंस मस्ट बी कंडक्टेड इन अ वे दैट इज अ वैल्यू फ्री। ये सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इंद्रियों के द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं अतः ज्ञान को प्रमाणित रूप से अभीष्ट ज्ञान कहा जा सकता है। कथन एक गलत है, क्योंकि कहा जा सकता है और यहां क्या दिया है? नहीं कहा जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। गुड इवनिंग डिम्पल, आंसर करो इस क्वेश्चन का। Which among the following assists a researcher as data collection tool? निम्नलिखित में से कौन एक शोधार्थी के लिए डेटा एकत्र करने वाले साधन के रूप में सहायक है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे अभी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बी सी। अगली बार हो सकता है आपसे पूछा जाए कि गूगल फॉर्म क्या होता है, सर्वे मंकी क्या होता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म क्या चीज होती है। इनकी डिटेल पूछी जा सकती है। साथ ही एन वीवो और ब्लेंडर के बारे में भी पूछा जा सकता है। जो इस बार पूछा गया इससे मिलता। अभी जल्दी देखो जरा।
एक मिनट होल्ड करो, अभी जल्दी से देखो जरा आप लोगों को नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी देखो प्रॉपर सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है जरा थम्स अप करो। चलो चलो, बच गए बच गए बच गए बच गया चलो, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक अनुसंधान करता दो शोध, यानी पहला क्या होता है प्राइमरी जिसे हम प्राथमिक कहते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी जिसे हम द्वितीयक शोध कहते हैं, में डाटा जो होता है यानी आंकड़े होता है उसका संग्रहण यानी कलेक्शन करता है। और वो कैसे कर सकता है? गूगल फॉर्म के थ्रू, सर्वे मंकी और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। आ गया, ठीक है, बच गए बच गए। चलो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 15, एक मैचिंग दी हुई है और देखिए कितनी गजब की मैचिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15। टाइम स्टार्ट हो चुका है। इतनी बड़ी मैचिंग। शिलेश अभी अभी थोड़ी देर पहले बेटा स्टार्ट हुई है। वॉइस कम है। चाइना आप देखो। चलो तुम लोग फोकस करो सब लोग इसमें। निशा आंसर करो बेटा। अनुभववाद, इंडिकेटर यानी संकेतक, निगमन यानी डिडक्शन, अबडक्शन यानी अपगमन। 3-4 क्वेश्चन हुए हैं अभी, 3-4 क्वेश्चन हुए हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू है ज्यादा ही। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन देगा? किसका मतलब क्या है? सर्व, क्या बोल रही हो शिल्पी? रीता एक बारी वीडियो की क्वालिटी बेटा बढ़ा लो तो प्रॉपर दिखेगा। इंपेरिज्म यानी अनुभववाद, यानी जो चीज आपके अनुभव यानी एक्सपीरियंस से हो। इंडिकेटर यानी संकेतक, निगमन यानी डिडक्शन और अबडक्शन यानी कि अपगमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, अनुभववाद। वास्तविकता के अध्ययन के प्रति सामान्य उपागम जो संकेत करता है कि केवल अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से अर्जित ज्ञान ही स्वीकार्य है। संकेत क्या कहता है? एक ऐसी संकल्पना की ओर संकेत करने का उपाय जब कोई प्रत्यक्ष उपाय ना हो। निगमन, सिद्धांत और शोध के बीच के संबंध के प्रति उपागम जिसमें सिद्धांत से निगमित प्राकलन और विचारों के संदर्भ में शोध किया जाए। अपगमन, तर्कना का एक रूप जो प्रवर्तन से मजबूती से जुड़ा है, जो सामाजिक दुनिया के सामाजिक वैज्ञानिक लेखाओं को परिप्रेक्ष्य में और उन सामाजिक दुनिया में भागीदारों के अर्थ को जोड़ता है। इनके बारे में ये जो डिस्क्रिप्शन है आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये दोबारा पूछी जा सकती है या इन लोगों के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है कि ये क्या होते हैं। ठीक है। सर्वे मंकी, सर्वे मंकी जैसे आप क्वेश्चनर गूगल फॉर्म फिल करते हो ना, सर्वे का क्या मतलब होता है? सर्वे मतलब किसी चीज की जानकारी लेना किसी से। जैसे कभी कभी यूट्यूब में आप लोगों के सामने भी कोई वीडियो आता होगा और उसमें पूछा जाता होगा कि थोड़ा सा इस वीडियो में जो है इस सर्वे में पार्टिसिपेट करिए और बताइए कि ये कैसा है ना। सर्वे पार्टिसिपेशन के लिए यूज क्या होता है? सर्वे मंकी। क्वेश्चन नंबर 16, diagonal communication is 30 सेकेंड स्टार्ट हो चुके, आंसर करो। डायगोनल क्या चीज होती है?
प्रणाम विशाली, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस फंक्शनल यानी अंतः प्रकार्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल क्या होता है? क्रॉस फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डायगोनल एक चीज याद रखिएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन है उसका मिला जुला रूप होता है। द मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आर, शिलेश मैं सही हूं, आज नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा अपसेट हूं, अदरवाइज ठीक हूं। चलो, गैर शाब्दिक संप्रेषण के इनमें से कौन से साधन हैं? गैर शाब्दिक मतलब जो शब्दों में जहां पर किसी चीज का यूज ना किया जाए, जहां पर शब्द बोलने की जरूरत ना पड़े, मौन हो, उसके साधन कौन से हैं? पूजा तुम भी परेशान हो? अरे भाई परेशान ना हो भाई, बड़े डिस्टरबेंस हो जाता है अगर थोड़ा सा भी। होता है क्या है, क्लास अरेंज करी हुई है और पता चला आप क्लास लेना स्टार्ट करो और चला जाए ना, तो ऐसा लगता है कि बस। सही आंसर इसका बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। टाइम लैंग्वेज में समय भाषा में बोलने की जरूरत नहीं होती है। साइन लैंग्वेज कैसी होती है? जहां पर आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। और स्पेस लैंग्वेज कैसी होती है? स्थान भाषा जिसे कहते हैं, क्या इसमें बोला जा सकता है? नहीं। जबकि रिटन लैंग्वेज एक भाषा है जिसमें आप बोलकर अपनी चीज को किसी को समझा सकते हो। स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू भी आप अपनी चीज को किसी को समझा सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अभी यहां पर देख लो। गैर शाब्दिक यानी नॉन वर्बल संप्रेषण का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत एक वक्ता बिना किसी आवाज के और लिखित या बोले जाने वाली शब्दों के उपयोग के बिना अपनी भावनाओं, विचारों और सूचना को बतलाता है। तो वो क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कहलाता है, जिसमें बिना बोले अपनी बात को समझाया जा सके। साइन लैंग्वेज कौन सी होती है? शांति हॉटस्पॉट दे दो बेटा, तुम तो पास ही में हो। बताओ साइन लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? कोई बताएगा साइन लैंग्वेज होती क्या है? किसको पता है साइन लैंग्वेज क्या होता है? साइन लैंग्वेज पे सबने किया, क्या होती है साइन लैंग्वेज? संकेतिक भाषा, बिना कुछ बोले इशारों की भाषा, काइनेटिक्स, हैप्टिक। वेरी गुड। प्रॉक्सिमिक्स, वेरी गुड। सुधीर बताओ पहले साइन लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? जेस्चर लैंग्वेज, वेरी गुड। इशारे में बताना, कभी कभी झूठ बोलते हैं लोग और आंख मार देते हैं, देखा है कभी? कभी कभी आप लोगों ने गौर किया होगा, हमारे बहुत से ऐसे आसपास के लोग हैं, ये फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं, क्या करते हैं जब कभी झूठ बोलते हैं तो इशारे से अपनी आंख मारते हैं। वो क्या कहलाता है? वो भी हमारी साइन लैंग्वेज होती है कि आंख मार के समझा दिया कि यार ये तो मैंने क्या किया है, झूठ बोला है। इशारे से कोई चीज समझाना, कभी कभी होता है ना, घर में आप होते हो और अचानक से मम्मी को इशारा कर देती हैं, इशारे में समझाना होता है साइन लैंग्वेज, जो कि कैसा होता है? नॉन वर्बल, जिसको कि आप बिना बोले बता सकते हो। जैसे मम्मी को डांटना होता है तो आंखें दिखा देती हैं, तो हम लोग डर जाते हैं कि अरे यार मतलब हमने कोई गलती कर दी। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए आंसर करिए। चार्ल्स पियर्स के संकेत विज्ञान को संप्रेषण का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। क्या लिखा है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। चार्ल्स पियर्स ने अभिव्यक्ति और आख्यान के समान आधार की संकल्पनाओं की एक प्रेरणा तैयार की। बिल्कुल, जो लोग बोल या सुन नहीं सकते हैं वो भी साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। हम लोग मम्मी को मारने से पहले इशारा करते हैं। सबसे अच्छी होती है साइन लैंग्वेज। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे बाहर से अंग्रेज बहुत आते हैं, है ना? कभी मैंने देखा ऐसे ही, मैं गई थी एक जगह पे और वहां पे अंग्रेज आए हुए थे,
तो जिनको इंग्लिश नहीं आती थी तो वो उनसे भी साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन लोग वो लोग कम्युनिकेट कर लेते थे। साइन लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिससे कि आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। मान लो राज है, अगर पंजाबी नहीं आती तो कोई गल नहीं, पंजाबी नहीं आती तो इशारे नाल गल कर लो, है ना। तो लैंग्वेज एक अलग चीज हो गई, बट साइन लैंग्वेज जिसको कि सब समझते हैं। अगर एक डॉगी है, डॉगी की आंखों से आंसू निकल रहा है, वो बेचारा आपके पास आके बैठ जाएगा, उसकी लैंग्वेज भी आप समझ जाओगे कि अरे यार इसका मतलब है वो परेशान है। तो ये जो ऐसी लैंग्वेज होती है ना, जो लैंग्वेज ही नहीं होती, चुप रहना, मौन रहना सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है संध्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 18 तो बताओ यार। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ए, चार्ल्स पियर्स, द सेमेटिक्स ऑफ चार्ल्स पियर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये गलत है, जबकि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है। जबकि चार्ल्स पियर्स प्रिपेयर्ड अ सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट विद अ कॉमन बेस ऑफ एक्सप्रेशन एंड नरेशन। जहां पर आपके एक्सप्रेशन आ गए, जहां पे नरेशन आ गया, नेचुरल सी बात है वो कम्युनिकेशन होगा, तो ये सही है। और जब वो कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं तो आपने उसको कम्युनिकेशन क्यों नहीं कहा, इसलिए पहला गलत और दूसरा सही। इसका एक्सप्लेनेशन ठीक है, पढ़ लेना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 19, सबके पास प्राकृतिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 19 किसको दिखाई नहीं दे रहा है ना बेटा? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, 360 पे कर लो। शायना, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूं, बट यूपी में इस समय हूं। चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट इज। अब मान लीजिए कि हम, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? संचार करना, यानी आपस में बात करना। वो किसी भी रूप में हो सकता है। इन्होंने कहा ठीक है हमें बातचीत करनी है, और उसके बीच में बैरियर यानी कि लोगों ने रुकावटें पैदा कर दी। तो आपको बताना है कि सबसे पहली रुकावट कहां से आती है। पंजाब से हो? वाह भाई, वधिया भाई। चलो आंसर करो अब। सबसे पहली रुकावट, फर्स्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, सही अनुक्रम यानी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या आता है? मधु क्या नहीं दिख रहा? यही नहीं चलो कोई बात नहीं, अभी पीडीएफ दे दूंगी, आराम से समझना। सबसे पहले जब मान लीजिए इंसान पैदा हुआ, सबसे पहले उसके साथ फिजिकल कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिजिकल इशू नहीं होना चाहिए, तभी वो चीजों को समझ सकता है। मान लीजिए उसको सुनने या सुनने में या बोलने में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की बैरियर वही है। फिर आता है जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में आप रहते हो, यानी कल्चरल यानी सांस्कृतिक। फिर क्या आती है? जिस समाज में। संस्कृति कहां से आती है? आपके घर से आती है। फिर आप घर से बाहर निकले तो किस में आ जाते हो? सोशल में आ जाते हो, यानी सामाजिक। सामाजिक से जब आप बाहर निकलते हो तो आता है साइकोलॉजिकल, और लास्ट में आता है अस्थाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले कहां से आता है? कोमल, पंजाब से मम्मी? अरे वाह, हाँ वही मैं पंजाबी हूं वही। नवनीत गुड इवनिंग। चलो, तो ये भी अपनी लैंग्वेज है, अपने पंजाबी गुजराती भी समझ लेते हैं, गुजराती मराठी भी समझ लेते हैं, और मराठी अपने उर्दू भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपस में हम लोग इतने कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 19 याद रखिए, पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड द 5 स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। आपसे पूछा जा सकता है कम्युनिकेशन बैरियर का सेकेंड स्टेप कौन सा है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर? सेकेंड सीक्वेंस क्या होगा? कल्चरल, वेरी गुड।
पहला, जो उसके खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सुनने की क्षमता, पहला जो बेसिक है उसका खुद का फिजिकल अपीयरेंस सही होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर सांस्कृतिक, यानी जो उसके घर में किस तरीके का माहौल है वो अच्छा होना चाहिए, उसका सामाजिक अच्छा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक और अस्थाई, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्टली आस्क्ड, मैनी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन यूजीसी नेट पेपर 1, दैट इज एग्जाम्पल एंड कम्युनिकेशन कैटेगरीज, यानी ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल। आंसर करो जल्दी से इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल दिया हुआ है। वेरी गुड पूजा, वैशाली सबसे फास्ट सटीक आंसर किया, नवनीत वेरी गुड, शांति, शायना, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करो। सब लोग आंसर करो। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल का कल मैंने डिफरेंस भी आपसे कहा था, याद कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में भी पूछा जा सकता है डिफरेंस। अच्छा एक चीज बताइए, जो प्रधानमंत्री हैं अपने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी, अगर वो रेडियो पे अपने मन की बात करते हैं तो वो किस तरीके का कम्युनिकेशन कहलाएगा? अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी अगर रेडियो पे अपनी मन की बात करते हैं तो वो वाला कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? इनमें से किसका एग्जाम्पल होगा ये बताइए। जनसंचार का, वेरी गुड। अगर मान लीजिए बिल्कुल सही कहा, जनसंचार, क्योंकि एक बंदा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। 30 तारीख तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लो, बल्कि 29 तक, 30 तक क्लोज हो जाएगी विंडो। मास कम्युनिकेशन, वेरी गुड रोहित। अब एक ग्रुप कम्युनिकेशन, मान लीजिए आप लोग टेलीग्राम पर बातें कर रहे हैं, टेलीग्राम पर बात करना जहां पर आप लोग सब लोग मिलके बात करते हैं वो क्या कहलाता है? समूह संप्रेषण। जब 5 से 10 व्यक्ति आपस में बात करें, एक टीम बनाकर बात करें, वो क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। इंट्रापर्सनल मतलब, इंट्रापर्सनल क्या होता है? दूसरों को भेजने के लिए संदेशों का अभ्यास क्या कहलाता है? इंट्रापर्सनल, यानी कि आप खुद से सोच रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ, जिसको हम कह सकते हैं इंट्रापर्सनल। एक स्रोत कौन सा है? हमारा रेडियो। एक बंदा बोल रहा है और बहुत सारे लोग जिनको वो जानता नहीं है उन तक वो संदेश पहुंचाता है, तो क्या हो जाएगा? जनसंचार हो जाएगा। और अगर आप मित्र को पत्र लिखते हो तो क्या कहलाएंगे? अंतरवैयक्तिक, यानी इंटरपर्सनल, क्योंकि अपने मित्र से आप बात कर रहे हो। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 19 हो गया, 20 हो गया, नहीं 19, 20, और ये देखो इसका एग्जाम ये भी लिख रखा है 21। बताइए, ग्रुप कम्युनिकेशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो मीना। 1, 2.25, 6.25 और 16। वेरी गुड नवनीत।
क्या हो रहा है सरिता, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था दोपहर में, इसकी वजह से मुझे अभी क्लास लेनी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ एग्जाम आने वाला है आप लोगों के जो है कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना हो पाए, तो इसलिए इसी समय ही मेरे को टाइम मिला तो मैंने कर दी। बेटा सी आंसर कैसे होएगा, सी और डी कैसे बता रहे हो? वन, 2.25, 6.25 और 16। अब देखो इसका सॉल्यूशन, अब देखो इसका सॉल्यूशन। वन का क्या हुआ, वन स्क्वायर हुआ। 2.25 का यहां पर अब हम कैसे बढ़ रहे हैं, वन स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर, 2.5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। या हम इसको आगे देखोगे तो यहां निकलेगा 1, 1.5, 2.5, 4 और यहां निकलेगा 6। गैप कितना है, 0.5, 1, 1.5 और 2 का। ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर 36। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को जरा, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला गया। शिवी बेटा एक बार वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, 360 पे देखो सही आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो बेटा। सरिता अभी मैं शेयर कर देती हूँ लिंक, लेकिन ऊपर देखिए चैट सेक्शन पे मैंने जो ये पीडीएफ क्लास की है कहां से मिलेगी उसका लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है, वेबसाइट से डायरेक्टली इसको डाउनलोड करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सबका एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा साथ साथ, तो टेंशन मत लो कि यार मेरे से गलत हो गया तो क्या होगा या मुझसे सही हुआ तो क्या, आप लोग खुद से अपने आप को इवेलुएट कर रहे हो, कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक सरिता वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। यदि 8 साल के बाद रवि की आयु उसके 20 साल पूर्व की आयु की तुलना में दुगनी होगी तो आज उसकी आयु कितनी है? बहुत बढ़िया खालिदा, शांति, शिवी जून के लास्ट में एक्सपेक्टेड है बेटा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 15 जून के बाद कभी भी हो जाए। कभी कभी PYQ रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और समझते हुए सॉल्व करो, क्योंकि यहां पर आप 24 दिसंबर लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2021 का, जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 48। पर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, क्योंकि आपको रवि की वर्तमान आयु इन्होंने पूछा आज की, यानी वर्तमान आयु कितनी है वो नहीं पता। जब हमें कोई चीज नहीं पता है हम वहां पे x को मान लेते हैं, क्या करते हैं, x को मानते हैं। फिर क्या लिखा है, 8 वर्ष के पश्चात x प्लस 8 यानी 8 वर्ष, यानी बढ़ा दिया, उसकी 20 वर्ष पूर्व पूरा का पूरा आयु की तुलना में कितनी है, दुगनी। तो आज उसकी आयु कितनी है, x प्लस 8 यानी 8 साल के बाद 20 साल की आयु की तुलना में दुगनी, यानी 2x माइनस 20। कैसे निकालेंगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे। 2x माइनस 40, x को ले गए x की जगह पे 2x माइनस x, और 40 को ले गए इधर 8 प्लस 40, x की वैल्यू आई x, कितना निकलेगा 48। आ गया यहाँ पे, अपने आप से देखो कि मेरा आंसर क्यों गलत है या क्यों सही हुआ। हेलो आरबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। 1 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई 5 डिग्री चलती है, 1 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई 1 डिग्री चलती है। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का।
उस दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर आपको 1 मिनट का कैलकुलेट करना है तो कितना डिग्री होगा। हेलो प्रियंका, गगन, सी आंसर होगा। कैसे आरबी कैसे किया बेटा, सी कैसे आएगा? इसीलिए तो मैं एक्सप्लेनेशन को साथ में लाई हूं। तुम लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ के देखो कि हम गलत कहां पे हो रहे हैं यार। पहले तुम लोग सॉल्व करो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखो, जिससे कि तुम्हारी जितनी भी क्वेरी है क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व हो जाए। बिल्कुल खालिदा, 6 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू कितना है? 6 डिग्री। और इन्होंने क्या बोला? 5 डिग्री। 1 घंटे में। अभी इसको सॉल्यूशन देखो पहले। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही गलत हैं। देखो ध्यान से, 1 घंटा इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री। 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 360 डिग्री, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में इक्वल टू 360 डिग्री। यानी 1 मिनट कितनी डिग्री के बराबर होता है? 6 डिग्री। जबकि यहां पर कितनी लिखी है? 5 डिग्री। यानी स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, 1 घंटे में घंटे की सुई 5 मिनट के बराबर घूमती है। 5 मिनट, यहां 1 मिनट बराबर है 6 डिग्री के। 1 घंटा कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 डिग्री, कितना होएगा? 30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे की सुई कितनी घूमी? 5 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर हुआ 30 डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमेगी? 30 डिग्री अपॉन 60, 0.5। लिखा कितना है? 1। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। यहां से ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? 1 मिनट में हमेशा याद रखना 6 डिग्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। दूसरे में इन्होंने लिखा कि 1 मिनट में घंटे की सुई वाली घंटे की घड़ी की घंटे वाली सुई 1 डिग्री चलती है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसीलिए तो मैं एक्सप्लेनेशन दिखाती चल रही हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन लॉजिक का ये क्वेश्चन। आंसर करो इन 30 सेकेंड्स। एक्सप्लेनेशन से चीजें क्लियर होती जाती हैं। इसका पीडीएफ चले शिलेश, ऊपर देखो मैंने चैट सेक्शन पे लिंक दिया हुआ है। PYQ के जितने भी पीडीएफ मैंने अभी तक करवाए हैं सबके सब उस लिंक पर मिलेंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखो ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। ऊपर से डाउनलोड का जहां पे मैंने लिखा हुआ है। बेटा प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा, कोई चीज एकदम से सही नहीं होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है ना? केवलान्वयी इसका सही आंसर है। अनुमान जब ऐसे हेतु पर आधारित हो जो साध्य से केवल धनात्मक रूप से संबंधित है, धनात्मक रूप से संबंधित है सॉरी, और जब हेतु और साध्य के बीच व्यक्ति का ज्ञान केवल उनकी साझा उपस्थिति के आधार पर होता है तो क्या कहलाता है? केवलान्वयी। ये सब मैंने कराया था। केवल व्यतिरेकी जब हम निगेटिव में बात करते हैं, जब हम निगेटिव में बात करते हैं, यहां हम धनात्मक यानी पॉजिटिव में बात करें। जब हम निगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? केवला व्यतिरेकी। याद रखिए केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या शेषवत और पूर्ववत में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन अगली बार देखे जा सकते हैं, या फिर कैसे आ सकते हैं? मैचिंग में, जहां पे आपके सामने शेषवत का एग्जाम्पल लिखा होगा, पूर्ववत का एग्जाम्पल लिखा होगा, केवलान्वयी का केवला व्यतिरेकी या अन्वय व्यतिरेकी। क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे
पैटर्न बदला मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। बिना प्रैक्टिस के अगर सोचोगे कि यार हो जाए तो यार पॉसिबल नहीं है। ऋणात्मक और धनात्मक का अंतर व्यतिरेकी और केवलान्वयी में, इनमें समझ में आना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। केवलान्वयी क्या होता है, आंसर करो इस क्वेश्चन का। यही क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में। ये लो टेलीग्राम की लिंक, पेपर 1 जिसको भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम लिंक लो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुपसंहारी सव्यभिचार। जब कोई हेतु एक ऐसे पक्ष से संबंधित हो जो किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी का नहीं वरन अनिश्चित रूप से सभी वस्तुओं के लिए हो तो उसे क्या कहा जाता है, अनुपसंहारी। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is not a necessary condition for sentence to be meaningful? इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, किसी वाक्य के सार्थक होने के लिए निम्नलिखित में से एक क्या ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं है। कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है किसी भी वाक्य के सार्थक होने के लिए, यानी किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं और क्या चीजें जरूरी नहीं है। शांति सेकंड पेपर के लिए मैं अभी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वेबसाइट पे चेक कर लेना बेटा, शॉप सेक्शन पे जाके जो भी मेरे पास बुक अवेलेबल है मैं उस पे अपलोड कर दूंगी वेबसाइट पे, तो वहां से ले लेना। ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। एक अनिवार्य शक्ति शर्त नहीं है, वो है शक्ति। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक वाक्य एक निश्चित अर्थ वाले शब्दों का एक संयोजन होता है, यानी एक वाक्य क्या होता है जहां पर कुछ मीनिंगफुल आपके वर्ड्स हो, दैट मेक्स सेंटेंस। शब्दों को कोई भी संयोजन महत्वपूर्ण वाक्य नहीं बनाता है। किसी वाक्य के सार्थक होने के लिए या एक सुबोध वाक्य के निर्माण में 4 शर्तें होनी चाहिए। 4 शर्तें कौन कौन सी हैं, आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए और तात्पर्य होना चाहिए। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ट्रस्ट मी ये 100% इनमें से कोई ना कोई दोबारा पूछा जाएगा। और कौन सी शर्त नहीं है, शक्ति। समझ में आ गया, ये वाले एक्सप्लेनेशन को सबने पढ़ा। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से, 27, पढ़ो आंसर करो।
चलो इसका आंसर क्या होगा? पेन शब्द एक लेखन उपकरण है अथवा पशुओं के बाड़े का सूचक भी हो सकता है। ऐसे मामले को निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का दोष या निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा दोष समझा जाएगा? तो वो होगा संदिग्ध, यानी इक्विवोकेशन, यानी कि जो समान रूप से देखने में पेन सेम लग रहा है लेकिन उसमें डाउट क्रिएट हो रहा है। 27, अब जरा देखो, पेन शब्द एक लेखन उपकरण है, पशुओं के बाड़े का सूचक हो सकता है। भाषा के ऐसे दोष को संदिग्धता का दोष कहा जा सकता है, क्योंकि संदिग्धता का दोष एक ऐसा दोष है जिसके द्वारा एक तर्क में एक विशिष्ट शब्द या वाक्यांश का एक से अधिक अर्थों के साथ या रूप में प्रयोग किया जाता है, एक ही शब्द का। अब समझ में आया कहां पे हम गलत हो रहे हैं और कहां पे हम सही हो रहे हैं? इस चीज को हमने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए सॉल्व करिए। पांच सेकेंड बचे हैं, आंसर करिए। मैक एड्रेस क्या है? अब देखो इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेट से जुड़े यंत्र की पहचान करने वाली एक अनन्य संख्या, a unique number that identify a device connected to the internet। मैक एड्रेस इंटरनेट से जुड़े यंत्र की पहचान करने वाली एक अनन्य संख्या है। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसे यंत्रों का भौतिक एड्रेस भी कहा जाता है, यानी फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है यंत्रों का, और ये 12 अंक के षट दशमलव यानी 16 संख्या के रूप में 48 बिट लंबी होती है। ऑप्शन नंबर 1, ध्यान से पढ़ो इसको, मैक के बारे में, मिसिंग टेबल वाली डीआई मैं सर्च करती हूँ पूजा, उसके बारे में मैं करवाती हूँ, ठीक है? आई भी थी 2021 के क्वेश्चन पेपर में, मैं देखती हूँ कौन से पेपर में थी, याद है कुछ कौन से क्वेश्चन पेपर में थी? क्वेश्चन नंबर 29, डेट बताना मेरे को अगर पता चल जाए, क्योंकि मेरे को वो देखना है कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आई थी। व्हाट इज पैरिटी चेकिंग? मिसिंग टेबल आई है लेकिन कौन से डेट में आई है ये मुझे कंफ्यूजन है। 24 नवंबर का पेपर कर दो, 24 नवंबर का करवाती हूँ राज। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बेटा देख लिया करो, प्लेलिस्ट में सारे पीवाईक्यू करवाए हुए मैंने, आए थे ना बहुत सारे, मुझे भी याद आ रहा है मेरे को, मैं देखती हूँ सर्च करती हूँ मैं, ठीक है? प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो सब लोग, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है। रात को सोते समय व्हाट्सएप कम चलाओ, एग्जाम आ रहा है, जरूरी क्या है वीडियो को देखना, क्वेश्चन को पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। पच्चीस नवंबर का शिल्पी, मेरे ख्याल से 25 नवंबर का भी बेटा मैंने करवाया हुआ है, एक बार प्लेलिस्ट देख लो। हालांकि मैं अभी रिवीजन करा रही हूँ, एग्जाम तक कंटिन्यू ये रिवीजन चलने वाला है, तो सारी चीजें आएंगी इसमें। ऑप्शन नंबर बी, ये जांचने की विधि की क्या डाटा परिवर्तित या अशुद्ध हुआ है? पैरिटी चेकिंग, समानता की जांच, ये जांचने की विधि है कि क्या डेटा परिवर्तित यानी कन्वर्ट या अशुद्ध हुआ है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर सिस्टम के बीच प्रत्येक पंक्ति के लिए प्रति शब्द में 0 और 1 संख्या की गिनती की करना
द्वारा जांचा जाता है। और समानता जांच दो प्रकार की होती है, सम समानता और विषम समानता। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अभी बहुत बाकी है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्यू आर? क्यू आर का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। प्रियंका वीडियो की लिंक शेयर करी थी बेटा। और इसीलिए अब मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ देनी कम कर दी है। रीजन ये है कि लोग पीडीएफ तो ले लेते हैं बट क्लास में आना भूल जाते हैं, है ना। तो हर एक चीज की वैल्यू है, कम से कम आप क्लास हो रहे अटेंड करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यूआर कोड कैन नॉट होल्ड डिजिट्स। क्यूआर कोड अंकों को धारण नहीं कर सकते। कौन सी चीज सही नहीं है? जबकि यूजर को वेब एड्रेस लिखने की या उसे की इन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सही है। क्यूआर कोड वेबसाइट एड्रेस को संग्रहित नहीं कर सकते, ये भी सही है। और क्यूआर कोड को कहीं भी स्कैन किया जा सकता, बिल्कुल सही है। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। इसकी खोज किसने की थी? क्यूआर की खोज किसने की थी? यहां पर एक चीज ध्यान रखें, जब लाइव क्लास होती है ना, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सामने नहीं होती हैं और हमारे लिए जरूरी होती हैं। पीडीएफ पढ़ने से ही अगर लोग क्वालिफाई कर लेते तो बात क्या थी, है ना। पढ़ेंगे, रख लेंगे, सब लोग डाउनलोड सब कर लेंगे, लेकिन उनमें से पढ़ेगा कौन? अगर सच में पढ़ने वाले होते तो सब लोगों का जेआरएफ नेट क्वालिफाई होता। सही बात है कि नहीं? अगर सच में सीरियस होकर के सब लोग पढ़ लें तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, आप अपनी जगह पे टॉप करो। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो सीरियसली उस चीज को पढ़ते हैं। क्यूआर को किसने इन्वेंट किया? अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। डेंसो वेब के द्वारा किया गया। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप है क्विक रिस्पॉन्स और इसकी खोज जापानी मोटर वाहन कंपनी डेंसो वेब के द्वारा किया गया। ये काले सफेद पिक्सल के क्रम से बनी एक द्विआयामी आव्यूह नुमा संरचना है। निम्नलिखित क्यूआर के लिए क्या क्या चीजें सही है उसको पढ़ लेना। देखो, समझना है, नई चीजों को समझना है। अब देखो, जैसे भी हमने क्यूआर के बारे में पढ़ा, क्यूआर के बारे में यहाँ पर दो तीन चीजें लिख करके आई हैं कि हाँ भाई ये कहाँ से किसने बनवाया, इसका फुल फॉर्म क्या है, इनके बारे में क्या क्या चीजें सही हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब हम इसको प्रॉपर समझाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को छोड़ दो जो रेगुलर है, प्रियंका रेगुलर है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं मैंने देखा सिर्फ पीडीएफ के लिए हैं। पीडीएफ मिल जाए मैम की बात खत्म। और फिर एग्जाम में क्या होगा मुझे नहीं पता। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस? यूनिवर्सल सीरियल बस के लिए कौन सी चीज सही नहीं है? मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिसको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, मान लीजिए डेट आ गई, प्रैक्टिस नहीं करा, फिर हमने किया क्या? खुशबू, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं पीवाईक्यू भी ले रही हूं और थ्योरी भी ले रही हूं। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और पीवाईक्यू से हमें लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन पेपर का रिवीजन होता है। इन केस अगर पीवाईक्यू रिपीट होते हैं देन हम लोगों के लिए इजी होता है उसको आंसर करना। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी और हमारी पीवाईक्यू भी। इसीलिए ये दो क्लासेस में कर रही हूं। वंदना रेगुलर है बेटा, बिल्कुल।
इसीलिए मैं आप लोगों को पीडीएफ देती हूं और कहती हूं कि प्लीज वेबसाइट से, आज तो मैंने लिंक भी शेयर कर दी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 31, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये समकालीन क्रमिक यानी सीरियल डाटा संचरण की विधि है। कौन सी सत्य नहीं है पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 ये सत्य नहीं है कि ये सिंक्रोनाइज सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मेथड है, जबकि बाकी की जो यहाँ पर बातें करी गई हैं वो सही हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग एक नेटवर्क में यंत्रों और कंप्यूटरों को दूसरे यंत्रों या कंप्यूटरों से जोड़ने के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना। निम्नांकित कथन यूनिवर्सल बस के बारे में सही है कि ये 4 तारों वाली परिरक्षित केबल है, कंप्यूटर में प्लग किए गए डिवाइसों का स्वतः पता लगता है और नई विभिन्न डेटा संचरण दरों को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कोई भी किसी की भी क्लास अटेंड करो, बताना मुझे कि 15 क्वेश्चन से ज्यादा भी कोई करा दे। 15 क्वेश्चन से ज्यादा कोई करा दे तो बताना मुझे। कोई नहीं चाहता है 10-15 क्वेश्चन से ज्यादा कराना। यहां तो आपको सोचो 32वां क्वेश्चन चल रहा है। नमस्ते अंजू, रंजीत। सोचो इतने क्वेश्चन आप कर रहे हो, पीवाईक्यू को सॉल्व, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 32। इसका सही आंसर होगा ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ब्रेक लगाना है, अगर आपको गाड़ियों में ब्रेक लगाना है, इट मीन्स कोई इमरजेंसी है, तो उसमें भी सेंसर काम करता है। ये सभी आंसर सही हैं। और जबकि पूछा क्या गया था, नॉट अ सेंसर, तो यहां पर एनटीए ने इस प्रश्न को इवैल्यूएशन से ही बाहर कर दिया। एक सेंसर यंत्र एक प्रकार का उपकरण है जिसका काम पर्यावरण से कुछ इनपुट का पता लगाना और प्रतिक्रिया देकर आउटपुट उत्पन्न करना है। सारी चीजें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आंसर करिए। बेटा क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है, एक्चुअली दोपहर में 1:30 बजे नेटवर्क इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन क्लास होना जरूरी था, इस वजह से मैंने इस टाइम पर क्लास कर दी। अकॉर्डिंग टू नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, द नाइट टाइम नॉइज स्टैंडर्ड फॉर कमर्शियल एरियाज इन इंडिया इज ऑप्शन नंबर बी 55 dB। ऑप्शन नंबर बी। गुड इवनिंग ममता, वीडियो को लाइक कर दो भाई जिसको भी अच्छी लग रही हो क्लास। अब एक चीज देखो, देखो पहली बात, ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एक्ट कितना है, 2000। याद रखना, भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र यानी कमर्शियल एरिया के रात में, तो दिन में कितना होगा। अगर हम दिसंबर में आया है बेटा, 24 दिसंबर का ये हम करवा रहे हैं, उसके अलावा भी ये क्वेश्चंस आए, रात को 55 dB होना चाहिए। बेटा मुझे इसके बारे में पता नहीं। अंजू, वकार गुड इवनिंग। 55 है रात का, तो दिन का कितना होगा। चलो अभी आ जाएगा समझ में। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000
के अनुसार भारत में विभिन्न क्षेत्रों के रात और दिन का मानक ध्वनि का शांति क्षेत्र यानी पीसफुल जो जगह होती है जहां पे शोर शराबा नहीं है, रात में वहां पे 40 डीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिन में 50 डीबी से ज्यादा। आवासीय क्षेत्र यानी जहां पे लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल प्लेस में 45 डीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए रात का, 55 डीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए दिन का। वाणिज्यिक यानी कमर्शियल प्लेस 55 डीबी फॉर नाइट, 65 डीबी फॉर डे। औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया 70 डीबी फॉर नाइट एंड 75 डीबी दिन का। डेसिबल, डीबी फॉर डेसिबल। जसप्रीत गुड इवनिंग बेटा। डीबी मतलब डेसिबल, ध्वनि का मापक क्या है? डेसिबल। शांति क्षेत्र यानी जहां पर शांति रहती है जनरल, ठीक है ना, जहां शोर शराबा ना हो, पीसफुल जगह, वहां पर कितना होना चाहिए डीबी? आवासीय यानी रेसिडेंशियल में कहां कितना होना चाहिए डीबी? दिन और रात का पूछा जाएगा इस बार फिर से। कमर्शियल में कितना होना चाहिए और इंडस्ट्रियल में कितना होना चाहिए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर करो। द सेकेंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन बायोगैस इज दैट ऑफ। सत्यपाल गुड इवनिंग बेटा। गीता, अतेन, अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। बायोगैस में दूसरी अधिकतम मात्रा किसकी होती है? मीथेन। चौबीस दिसंबर का क्वेश्चन पेपर जिसे आप सॉल्व कर रहे हो, और जो भी अभी नए जुड़े हैं जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। दस सेकेंड रिमेनिंग। चलो, बायोगैस में दूसरी अधिकतम मात्रा किसकी होती है? मीथेन तो नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा इसकी है, लेकिन यहां पर सेकेंड यानी दूसरी की बात हो रही है, तो दूसरी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। देखो, बायोगैस एक क्या है? नवीकरणीय रिन्यूएबल ईंधन है, और ये जूठन यानी जो बचा हुआ खाना है, पशु मल मूत्र, पौधों की सामग्री, इनसे उत्पादित होता है। जैसे गोबर होता है उससे भी उत्पादित होता है, गोबर जलाया जाता है जो। मीथेन सूत्र क्या है? CH4। मात्रा कितनी होती है? सबसे नंबर 1 पे पाया जाता है बायोगैस में मीथेन, 50 to 75%। सेकेंड कौन सी है? CO2, 25 से 50। थर्ड है नाइट्रोजन, N2, 0 से 10 की परसेंटेज। हाइड्रोजन H2, 0 से 1। और अन्य यानी H2S और O2 यहां पर 0 से 3। पढ़ लो इसको ध्यान से क्योंकि ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहा था तो बोलना था बच्चे, क्यों नहीं बोला? बायोगैस रिन्यूएबल है, याद रखो। पहली बात, किस किस चीज से मिलता है ये याद रखो। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए जैसे कि किससे ये ज्यादा मात्रा में मिलता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। असर्शन दिया है नेचुरल डिजास्टर एक्सरबेट पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। प्राकृतिक आपदाएं विकासशील देशों में गरीबी को बढ़ा देती हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ आना, है ना, सूखा पड़ना। डेवलपिंग कंट्रीज लैक नेशनल डिजास्टर रिस्क स्ट्रेटेजी अलाइन टू सेंडई फ्रेमवर्क। विकासशील देशों में सेंडई फ्रेमवर्क से संरेखित राष्ट्रीय आपदा जोखिम रणनीतियों का अभाव होता है। शायना प्रॉपर नहीं दिख रहा इसमें? चलो कोई बात नहीं, मैं इसको टिक कर देती हूँ, तुम लोग एक बार PDF पढ़ लेना। ऊपर लिंक दी हुई है वेबसाइट की, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करो और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, PDF आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को सब लोगों ने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 36वां क्वेश्चन,
ऑलमोस्ट पेपर क्लियर होता जा रहा है, हालांकि अभी डीआई बाकी है। जल्दी करो भाई आंसर, आज तो मुझे लग रहा है इसी का ही मैराथन हो गया। आशायित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत वर्ष 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उत्सर्जन की मात्रा 33 से 35% कमी करने का भारत का लक्ष्य किसके संदर्भ में प्राप्त करना है? आज तो इसी की हमें लग रहा है हो गया। कितनी लंबी क्लास हो गई आज तो, और अभी डीआई बाकी है। टाइम सब लोग ध्यान रखो, 1:30 होती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वैसे तो मान लो कोई नेटवर्क इशू हो तो 1:30, और रात को होती है 8 बजे या फिर 8:30 पे। बट आज थोड़ा सा यहाँ पर पीवाईक्यू की ही क्लास इतनी लंबी हो गई है, तो ये वाली मैं क्लास लूंगी या नहीं लूंगी ये मैं आपको बाद में कंफर्म बता दूंगी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और चैनल के अबाउट सेक्शन पे इसकी लिंक है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योग्यता पेरिस समझौते के अंतर्गत आने वाले देशों के द्वारा अनुकूलित उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की कई राष्ट्रीय योजनाएं हैं। आशायित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा 33 से 35% तक कमी करने का भारत का लक्ष्य 2005 स्तर के संदर्भ में प्राप्त करना है। देख लो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 37 CBCS UGC has mandated a 6-month module syllabus for UG course, undergraduate course for all branches of higher education with the objective of, जिसमें भी कंफ्यूजन हो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, या पीडीएफ जब मैं आप लोगों को दूंगी उसका स्क्रीनशॉट लो। 2005 का लेवल पूछा है, ईयर नहीं पूछा था बेटा, ईयर नहीं पूछा था, लेवल पूछा था। क्वेश्चन को देखो बेटा, क्या पूछा है इन्होंने, किसके संदर्भ में प्राप्त करना है, लेवल्स पूछे हैं, ईयर नहीं पूछा है। ईयर होता तो मान लेते 2030 तक, ईयर क्या था 2030, लेकिन 2030 का ऑप्शन ही नहीं था, लेवल की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर, गुड इवनिंग अरविंद, शैलेश बस थोड़े से है, मैं खुद ही जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रही हूं, हो जाए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी और सी, पर्यावरण के प्रति ज्ञान कौशल अभिवृत्ति को बढ़ाना, और ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न स्थानीय पर्यावरणीय पक्षों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। कौन सा 6 महीने का शेड्यूल बनाया गया है, मॉड्यूल, वो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37 का एक्सप्लेनेशन ये। 38 जल्दी बताओ, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए आज तो। Who among the following has the regulatory authority to grant recognition to open distance education course? जल्दी बताओ। रुचि गुड इवनिंग, अभी देखो अंजू दिख रहा है, बस शीलेश मुझे भी वही करने जाना है बेटा जल्दी जल्दी कर लो, बस 1-2 क्वेश्चन और। हालांकि यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं लाई थी आरसी भी, आपके लिए डीआई भी लाई थी, बट चलो कोई बात नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डीईबी, मुक्त दूर शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने का प्राधिकरण कौन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 हायर एजुकेशन का क्वेश्चन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेक, एनसीटीई, एआईसीटीई और आईसीएसएसआर। नेक की स्थापना हुई थी, गलत दिया है यहां पर ऑप्शन। नेक की स्थापना कब हुई थी, 1994 में, जिसका कि ऑप्शन नहीं है। एनसीटीई की स्थापना हुई थी 1995 में,
AICTE, इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1945 और ICSSR की स्थापना कब हुई है? 1969 में। ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 आपका यहां पर था, वो था आपका आरसी का क्वेश्चन। 40, 41 ये क्वेश्चन जो हैं ध्यान से देखो, आरसी के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना। अगर मैं टाइम देखूंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू आपको कल करवा दूंगी। इस आरसी को आपने सॉल्व करना है, साथ ही आपको जो डीआई के क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखने को मिले हैं उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक शेयर करो। गुड इवनिंग भरत। और बाकी मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट क्लास का कैसा प्रोसेस है, क्योंकि अभी वाली क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसा भी होगा टेलीग्राम पे आप सबको बता दूंगी। ये पीडीएफ ऊपर लिंक है चैट सेक्शन पे, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ वैशाली, वही मैं भी सोच रही बेटा, नहीं तो मैं कल कर दूंगी क्लास, कोई बात नहीं है, आज लंबी क्लास हो गई। ये सारा होमवर्क है जिसे आपने करना है, आरसी और डीआई। ठीक है, बाकी मैं देखती हूँ, नहीं तो कल क्लास करूंगी। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी, क्योंकि टेलीग्राम पे इतने सारे बच्चे होने के बाद, 4000 बच्चे होने के बाद भी बहुत कम बच्चे सीरियस हैं, इसलिए मेरे को वेबसाइट पे डालना पड़ रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, फ्री है, आराम से डाउनलोड करो, पढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक शेयर करना। कल मिलते हैं आपसे, थैंक यू।